फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार और कितने प्रकार की संख्याएं होती है। तो पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनसे वस्तुओं की गणना की जाए, मतलब जिनसे वस्तुएं गिनी जा सकती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या सारी धनात्मक होगी और एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। और प्राकृत संख्याओं के जो उदाहरण होंगे वो हो जाएंगे एक से अनंत तक के, जो जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, इसे कहेंगे प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम कह दें कि n से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। कहने का मतलब n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये संख्याएं होती है। दूसरा देखते हैं, शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। नोट करना इस बात को फ्रेंड्स। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिस प्रकार प्राकृत संख्या हमने पढ़ी, प्राकृत संख्या में एक से लेके अनंत तक की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड कर दें, तो ज़ीरो को और सम्मिलित कर दें और ज़ीरो से लेके अनंत तक की बात करें तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो है डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को इस तरीके से एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इधर सारी नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, इधर सारे नेगेटिव नंबर्स, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इस तरीके से यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट, इधर से ज़ीरो और इधर से सारे नेगेटिव टर्म्स और इधर सारी पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? और तो यहाँ हम इसे डिनोट किससे करें? इससे डिनोट किया जाएगा आई के साथ। तो आई अगर प्लस हो तो हम उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और अगर आई माइनस हो तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो आई माइनस को हम दर्शाएंगे -1, -2, -3, -4 और -5 के साथ, और इसे दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ। आगे की बात करते हैं। तो अगर शून्य को देखें तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है बेटा, है ना। तो शून्य जो है ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक। अगली बात कर लें। अगली बात यह है कि सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे मैंने कहा 24, तो 24 में अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये इजीली 12 से जो है आराम से हमारे पास विभाजन हो जाता है इसका। पर अगर मैं कहूँ कि 27 में इसे डिवाइड किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, और हमेशा अगर पूर्णतया विभाजित का मतलब है कि शेषफल हमेशा 0 आए। आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या देख लें। विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे अभी मैंने कहा था 27, तो बेटा यहाँ पे 27 एक विषम संख्या होगी। अगली बात कर लें भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 12, तो 12 किस किस टेबल में आता है? 2 की में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है ना। तो इस तरीके से इस 12 को गुणज के रूप में लिखना और इनके गुणज या फिर इनके गुणनखंड बनाना। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक से ज़्यादा हो या फिर कम से कम एक और गुणनखंड हो, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। और उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि 4, 12, 16 और 21। तो 4 की बात करें तो 4 के 2 हो जाएगा, है ना। 2 एक अलग से 2 गुणनखंड हो जाएगा। 12 का मैंने बता ही दिया, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 16 का क्या हो जाएगा? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके बाद 8 हो सकता है ना। 21 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके से। अगली बात कर लें तो भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, यह तो हमने पहले ही बता दिया। अभाज्य संख्याएं, अब जो भाज्य संख्याएं होगी उनसे हटके अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे हमने उसमें कहा था कि स्वयं के अलावा और गुणनखंड बने, पर यहाँ पे कोई और अतिरिक्त गुणनखंड ना बने, तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। एक से भाग जाए उसका और स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग ना जाए, तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्लियर? तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इस तरीके से हम हमारी अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगली बात कर लें। अगली बात ये परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जाए, जिन्हें किसके फॉर्म में लिखा जाए दोस्तों, p/q के फॉर्म में। और p/q के फॉर्म में लिखने से वो कौन सी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो किस तरीके से परिमेय संख्या बनेगी ज़रा देख ले। तो 3/5, 7/9 है ना, और 7/8, इस तरीके की संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होगी। और यहाँ बात कर ले, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक संख्या भी हमने पढ़ा था कि धनात्मक संख्याओं को अगर पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर लिया जाए तो हम उसे क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। और जैसे मैंने कहा -7/8, -9/7, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उन्हें भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। आगे की बात कर लें। आगे की संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सके, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न रूप में ना लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी कैसी संख्याएं होती है वो, जैसे पाई का मान स्टेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। √2 का मान भी स्टेबल नहीं होता है, √5, √7, और ये जितने भी जो रूट वाली संख्याएं हैं उन्हें हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या होगी। अगली बात करें वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इतनी सी बात नहीं है इसमें, वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि एक ऐसा एक चार्ट बनेगा इसमें कि इधर आपकी अपरिमेय संख्याएं आ जाएगी बेटा, और इधर आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएगी। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं में आपकी प्राकृत संख्या भी आ गई बेटा, आपकी प्राकृत संख्या भी आ गई, आपकी पूर्ण संख्या भी आ गई, आपकी पूर्णांक संख्याएं भी आ गई। तो ये तीनों मिलके परिमेय संख्या बनी, है ना, और तीनों प्लस इधर अपरिमेय संख्या, तो इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रा देखें यहाँ पे 22/7, पाई, √2, √3, 21/5, इन सभी को हमने क्या कहा है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, आर से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। फिर है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, रेलवे में भी, और अभी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी निकली थी उसमें भी यही पूछा गया था। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15 हो जाएगी। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं 9, और 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 6 हो जाएगी। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इसी तरीके से 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य के अंक कितने होते हैं, जिनमें शून्य आए। ऐसे क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यूपी पटवारी, आरआरबी, एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 के अंक कितने हैं, 1 के अंक जिनमें 1 1 आए, जैसे 11, 21, 31, है ना, इस तरीके के अंक आए, वो कितने हैं, टोटल 21 अंक है। ऐसे 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 से 9 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम लिखते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, ऐसे टोटल अंक कितने हैं पूरे 1 से 100 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे, 1 से 100 तक पहले इकाई अंक निकालना है। जैसे 1 से 100 तक इकाई अंक, जो पीछे वाले अंक होते हैं इन्हें इकाई अंक कहते हैं। जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होता है उसे इकाई अंक कहते हैं। तो ये 100 ही होते हैं, क्योंकि 100 तक नंबर है तो 1 से लेके 100 तक 100 ही होंगे। फिर दहाई अंक, इसकी बात हो रही है। ये ऐसे कितने अंक हैं, वो 91 अंक हैं। कितने अंक हैं, ऐसे 91। 1 से 100 तक सैकड़ा के अंक कितने हैं, 1 ही है, ये रहा, और 91, और इन सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 192। ये बात समाप्त हो गई। इस तरीके से हम सीख सकते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक कितने होते हैं।
नेक्स्ट है, अब हम कुछ भाजकता के नियम देख लें। भाजकता के नियम क्या क्या हैं? जिस संख्या के अंकों के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इस तरीके से इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 4, इस तरीके की जो संख्याएं होगी वो सारी 2 से भाज्य होगी। फिर 3 से भाजकता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से भाज्य होती है। कैसे? जैसे मान लो इतनी बड़ी संख्या दे दी और इन सबको अगर आपने जोड़ लिया 8, 5, 13, 13 और 7, 20, 20 और 26 और 1, 27 आ गया। अब ये अगर 27 में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो हम कहेंगे कि ये संख्या जो है 3 से भाजक हो जाएगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है, इस तरीके के एक एग्जाम्पल यहाँ और देख सकते हैं। जैसे मुझे 701 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो किस तरीके से कर पाएंगे? 7 और 1 को ऐड कर लिया अगर तीनों को तो 8 हो जाएगा। पर 8 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं है, 8 तो डिवाइड है ही नहीं। तो ये कौन सी हो जाएगी? जो 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? यहाँ पे जो ये थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ 7, 1, 1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है आपके। 7, 1 और 1 9 हो जाएगा, और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा भाजकता का तीसरा नियम कंप्लीट। अगर 4 से भाजकता का नियम हो, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है, एक नंबर में कोई सब ले लूँ, 1 to 8 ले लिया। अब आपका इसका इकाई अंक 8 है और दहाई अंक कितना है? 2। अगर इस 28 में पूरा 4 का भाग जाता है, इस 28 में अगर पूरा 4 का भाग जाता है तो मैं कहूँगा कि ये पूरा नंबर जो है 4 से भाग हो जाएगा इसका। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 15,396, इस 96 में अगर 4 से पूरा भाग जाएगा तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? जिस संख्या के अंत में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो हम कहेंगे पूरी संख्या जो होगी 5 से विभाजित होगी। इस तरीके से इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 9 है। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? दो जो संख्याएं 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या? जैसे अगर 5,730 अगर 2 से विभाजित है पूरी, क्योंकि है 2 से विभाजित, क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, और जो पीछे 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? 2 0 2 4 6 और 8 जिसके अंदर भी आ जाए, जिसके इकाई अंक में आ जाए संख्या के, उसे हम कहते हैं 2 से विभाजित है। तो अगर वो 2 से विभाजित है तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित होगी। इस तरीके से इसे सीख सकते हैं। 7 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना कर दें। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने कहा 343, दी गई संख्या यह है 343, इकाई अंक को दोगुना कर दे। इस इकाई अंक को दोगुना कर दे, 3 का डबल कितना हुआ? 6, और इसमें से अगर घटा दे 34 में से 6, इन 34 में से अगर 6 को घटा दे तो आंसर आएगा 28। और अगर ये जो 28 आया है, इस 28 को अगर 7 से हम क्या कर दें? भाग दे दें, इस 7 से इसे भाग दे दें, तो हम कहेंगे कि अगर ये 28 अगर इसमें भाग चला जाता है तो 343 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से सीख सकते हैं। अब मान लो कोई संख्या है, यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों तक ही हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कहने का मतलब, सपोज करो कि 6 6 6 6 6 और 6 है ना, कितने अंकों तक है ये? 6 अंकों तक, और ये भी कब 7 से विभाजित होगी। तो आपको जब भी ऐसा कोई नंबर मिले और डायरेक्ट आपको यहाँ पे इन चीज़ों को करना हो तो ये इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो क्वेश्चन है इसके इस तरीके के क्वेश्चन IBPS PO और IBPS क्लर्क में भी पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन सेक्शन में, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब क्या हो गया इसका? जैसे मैंने कहा कि एक नंबर लेता हूँ मैं 168। अब यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इसमें पूरा 8 का भाग चला जाता है तो मैं कहूँगा इसे, क्या कहूँगा कि ये जो है ये तो हुआ छोटा नंबर। अगर मैं डिजिट्स बढ़ाऊँ अब अगर, तो मैं अगर ऐसा कोई डिजिट ले लूँ 73,584, अगर उसको 8 से विभाजित करूँ तो उसमें किस किस चीज़ को फॉलो करूँगा? 4 8 और 5। तो 5 8 और 4 को अगर मैं 8 से भाग दूँ
तो 56 और फिर 24 तो 3, तो 73 टाइम्स ये पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर 73 टाइम्स ये 584 पूरा पूरा जा रहा है तो मैं कहूँगा कि ये पूरा नंबर भी होगा जो हमारे डिवाइड हो जाएगा पूरे 8 से। क्लियर। 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, जिस संख्या के अंकों के योग में 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे क्या कहेंगे, 9 से भाजकता का नियम कहेंगे। जैसा हमने 3 के भाजकता नियम में देखा था कि जो जो संख्याएं होती थी उन सबको अगर प्लस कर लिया जाए, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 47,691, तो इन सबको अगर प्लस कर लूँ मैं 4 को, 7 को, 6, 9 और 1 को, तो 27 आएगा। और 27 तो 9 से भाज्य होती है, मतलब ये बड़ी संख्या है पर ये भी 9 से भाज्य होगी। इस तरीके से 11 से भाजकता का नियम, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 हो तो उसे हम कहेंगे कि ये 11 से विभाजित हो जाएगी। किस तरीके से इसे समझें, जैसे मैंने कहा कि 9, ये वाली संख्या मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए, 9, 5, 7, 4, 4, सम स्थानों और विषम स्थानों, विषम स्थानों और सम स्थानों का मतलब है अल्टरनेट डिजिट लेने हैं। पहले एक बार अगर आपने 9 ले लिया है ना, तो 9 आएगा प्लस में, फिर इस 7 को प्लस में लिखना है, फिर इस 4 को प्लस में, एक संख्या छोड़ के हमें इस तरीके से प्लस कर लेना है। फिर जो बची हुई संख्याएं हैं उन सबको प्लस कर दो, है ना। तो इस तरीके से 9, 7, 4, 13, ये हो गया 17, 16 और 4, 20 में से 9 गए तो क्या बचेगा 11। और हमने यही तो कहा ऊपर कि 0 और अगर 11 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 11 से बच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब आगे क्या है, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। और इस तरीके से हमारी आज की ये जो क्लास है वो एंड होती है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले RRB NTPC की तैयारी बेहतर करें। थैंक्स।